हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध क्लास 9th का जो लेसन 4 है। लेसन 4 जो हम लोग पिछले वीडियो एक दिया था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और प्रथम विश्व युद्ध की क्या क्या घटनाएं थी, इनके बारे में हमने देखा था। अगर आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले हमारे चैनल पर जाइए और हमारी पहली वीडियो देखिए। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुई थी, इसके क्या क्या कारण थे, इन सारी बातों को हमने उसमें पूर्णतः व्याख्या किया है। जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी कि प्रथम विश्व युद्ध है क्या और क्यों हुई थी, उसकी क्या क्या घटना हुई थी। अब चलेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध की क्या क्या विशेषताएं थी, आखिर उसका नाम क्यों पड़ा प्रथम विश्व युद्ध। हमने ये भी देखा था कि वहां पर प्रथम विश्व युद्ध जो हुई थी उसमें अमेरिका क्यों सम्मिलित हुआ था, रूस क्यों अलग हुई थी, नहीं, और प्रथम विश्व युद्ध कैसे समाप्त हुआ, इसके बारे में हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की क्या क्या विशेषताएं हैं, आखिर प्रथम विश्व युद्ध क्यों नाम पड़ा, ऐसा क्या घटना घटी थी इसमें कि इसका नाम प्रथम विश्व युद्ध रखा गया। तो देखेंगे मेरे भाई, पहला है कि 1918 में, याद रखेंगे 1918 में, सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध के विशेषता, इस युद्ध में लगभग सभी देश भाग लिए थे। हमने क्या बताया था कि यह युद्ध शुरू हुई थी कहां से, तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी, लेकिन यह युद्ध छिड़ गया। तो पीछे सर्बिया के पीछे आ गया कौन, रूस, तो ऑस्ट्रिया के पीछे आ गया कौन, जर्मनी। ठीक है, इसी तरह से जब रूस शामिल हुआ तो पीछे से सर्बिया की सहायता करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस जुड़ गई। तो उसी तरह से फिर ऑस्ट्रिया की सहायता करने के बाद जर्मनी के साथ साथ में हंगरी और इटली भी साथ में आ गया। इस तरह से कई देश शामिल हुए, तो यूरोप के देश थे। लेकिन यह यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, यह पूरे विश्व को छा गया। नहीं, अफ्रीका, एशिया और यहां तक की बात 1917 में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गई। यानी लगभग यह पूरे विश्व के जितने भी देश थे, सारे देशों ने यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा विश्व युद्ध। विश्व के सारे देश लड़ रहे थे ना। अब कहेगा सर क्या हम भारत लड़ रहे थे, हाँ भारत वाला भी लड़ रहा था। अब क्या क्या हुआ था, मैं घटना बता दूं आपको कि 1914 में जब प्रथम विश्व शुरू हुई थी, उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी और उस समय हम लोगों को आश्वासन दी या प्रलोभन समझिए, प्रलोभन दी कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में हम सफल हो जाएंगे तो ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन इस युद्ध में भारतीयों को सहायता करनी पड़ेगी, यानी हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो हमारे भारतीय जितने सेना थे वो लड़ने के लिए विदेश तक गए थे, बर्मा गए थे, सिंगापुर गए थे और सारे देश हम लोग गए थे। किसके तरफ से लड़ने के लिए, तो इंग्लैंड की तरफ से। हम लोग इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे, यानी भारतीय सेना। हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, वो लोग जो अंतर राज्य में थी, देश के अंदर में अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता की लड़ाई, इसको हमने कम कर दिया था, खत्म कर दिया था। ठीक है, इस बीच में 1914 से 1918 के बीच में, अर्थात भारत भी प्रथम विश्व में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। किसकी सहायता में, इंग्लैंड की सहायता में, इंग्लैंड की तरफ से हम लोग लड़ रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आपने क्या समझा कि पूरा विश्व भाग लिया। दूसरा है, यह युद्ध कितने वर्षों तक चला था, 4 वर्षों तक। 1914 को 28 जुलाई को शुरू हुई थी और नवंबर 1918 में खत्म हुई। 14 से 18 कितने वर्ष तक, बहुत लंबा खींचा। दूसरा था, यह युद्ध जल थल आसमान में लड़ा गया, यानी सामान्यतः लड़ाइयां जो होती है जल में लड़ाई होती है, थल पर लड़ाई होती है, आसमान में लड़ाई नहीं। लेकिन पहले के जो युद्ध हुआ करते थे, जैसे आपने महाभारत की लड़ाई सुने होंगे, तो ये लोग इतना स्थल पर लड़ रहे थे। 18 दिन की लड़ाई थी महाभारत का युद्ध। ठीक है ना, स्थल माने धरती, गदा भी तलवार भाला से लड़ा गया था। लेकिन ये युद्ध जो हुआ था ना, ये लड़ाई धरती पर तो हुई ही, इसके अलावे जल पानी की जहाज जो होती थी उससे भी लड़ाई गई, हवा में लड़ाई हुई, हवा के हवाई जहाज से लड़ाई होती थी, फाइटिंग। ठीक है ना, इस तरह से। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ जल थल आसमान तीनों जगह लड़ाई हुई।
इसमें विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया, जितने भी घातक से घातक हथियार थे इसका प्रयोग किया गया। यानी यहां तक समझिए कि इंग्लैंड ने टैंक का उपयोग किया। टैंक क्या होता है याद रखेंगे, बम गिराने वाली मशीन, जिसको आप तोप कह सकते थे, ठीक है ना। एक छिट्टा बम उसमें रख देता था ऐसे करके, एक बार मारता था कि बहुत सारा बम जाके ब्लास्ट करता जिधरे तिधरे। नहीं देखे होंगे ना, महाभारत में देखे होंगे, अर्जुन एक तीर मारता है ऐसे करके तो वह 25 तीर जाकर के उधर गिरता है धड़ाक से, नहीं 25 आदमी खत्म। फिर एक तीर मारता है तो 100 तीर हो जाता है, नहीं हो जाता है। सेम कहानी, टैंक वही है, बम फेंकने वाली मशीन। आप हाथ से बम को फेंकिएगा तो कितना दूर जाएगा, आई मशीन से बम फेंकता है। एक बार यहाँ बम लगाया, के मारा कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेंज में जाके गिरा, धबाक गया, वहां का आदमी खत्म, स्वाहा। नहीं, ये टैंक किसने किया था यूज, इंग्लैंड वालों ने। तो जर्मनी ने यू वेट पनडुब्बी का उपयोग किया था, यू बोट पनडुब्बी, माने दूर से ही पनडुब्बी मार देता था धड़ाक से नहीं, ठीक है ना। ये क्या है, पनडुब्बी। तो कहने का अर्थ है कि उस समय जितने घातक से घातक हथियार थे, नहीं इन सारे घातक हथियारों का प्रयोग किसने किया, प्रथम विश्व युद्ध में किया गया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी सारे देशों ने किया था। चलते हैं, और यह बहुत ज्यादा मात्रा में, ऐसा नहीं कि एक दो करते थे, बहुतायत मात्रा में इस सब का उपयोग हो रहा था, ठीक है। चलिए आगे है, इनमें सेना के अतिरिक्त सामान्य लोग, जनता भाग लिया। यानी कि सेना तो लड़ ही रहा था, लेकिन उस समय क्या होता था कि सेना की जब कमी हो जाती थी ना, तो आम जनता को भी सेना के रूप में भर्ती कर दिया जाता, तुरंत बहाली, मतलब एट वंस, तुरंत जिसको कह सकते हैं। अभी मान लीजिए सेना की कमी हुई, गांव में आकर के बोल दिया गया कि जितने लोग हैं पुरुष लोग जिनका उम्र 18-20 वर्ष है, सेना में भर्ती हो सकते हैं। बस सब लोग पहुंच गया वहां धराधर, सबको वर्दी पहना दिया गया, बंदूक थमा दिया गया, चले जाओ बहादुर। अब छोड़ने आवे चाहे नहीं छोड़ने आवे, लेकिन खड़ा रहो वहां पर, गोली खाओ मंजूर है लेकिन रहो खड़ा। नहीं, संख्या देखेगा अपने भाग जाएगा, बाप रे बहुत वहां पर है, क्लियर। यानी कि इस तरह से सामान्य लोगों की भी उसमें भागीदारी हुई, इसलिए भी इसको क्या कहा गया, प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। और यह युद्ध में 90,000 लोग मारे गए थे। कितने लोग, 90,000। अब समझिए 4 वर्षों में कितने लोग मारे गए युद्ध में, 90,000। अब 45 लाख लोग घायल हुए थे। अब 45 लाख तनिक ना हुआ, 90,000 तनिक ना हुआ, बहुत हुआ हो ना हो। चलिए, तो इस तरह से इस युद्ध को क्या नाम दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध। क्यों, क्योंकि ये घटना काफी विध्वंसक थी ना, इसीलिए इसका नाम। कोई दिक्कत, तो प्रथम विश्व युद्ध क्यों थे, समझ गए। अब चलते हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई, तो दुनिया के देशों को यह लगा, महसूस हुआ कि युद्ध लड़ना ना सबसे बड़ा काम गलत है। क्योंकि जब लड़ते हैं युद्ध, लड़ाई जब होती है तो काफी क्या होती है, हानि होती है, चाहे जीतने वाले देश हों या हारने वाले देश हों, हानि तो सबकी होती है, नहीं होती है। कोई दिक्कत। अब जीतने वाले को तो और ज्यादा होता है, जीतने के लिए तो आपको ज्यादा ताकत न लगाना पड़ेगा। हमसे अगर आपको जीतना होगा तो हमसे ज्यादा ताकत आपको लगाना होगा, तब आप हमसे जीतिएगा, क्लियर। तो और ज्यादा हानि होती होगी। सब देशों ने महसूस किया कि विश्व में ऐसी युद्ध न हो, और इस युद्ध की भरपाई कौन करेगा, तो सब लोग दोषी समझा किसको, तो जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को। काई बिस्मार्क यानी जर्मनी वाला ही दोषी है, इसी से कुछ हर्जाना उर्जाना लिया जाए। क्या लिया जाए, इसीलिए वहां पर एक संधि बुलाई गई जिसका नाम रखा गया पेरिस का शांति सम्मेलन। याद रखेंगे, क्या रखा गया, पेरिस का शांति सम्मेलन, क्लियर। क्यों, युद्ध के शांति के लिए, युद्ध के शांति के लिए क्या लगाया गया, पेरिस का शांति सम्मेलन बुलाया गया। कब, तो 1918 में। लेकिन 1918 में ही अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन, उन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम दिया था, क्लियर। 14 सूत्री कार्यक्रम, ये क्या होता है समझिएगा, कि अमेरिका जब युद्ध में शामिल हुआ था ना, अमेरिका विश्व का एक शक्तिशाली देश है, उसकी शक्ति अपार, जिस क्षेत्र में वह चल गया समझिए उसकी जीत निश्चित हो गई। नहीं, इंग्लैंड के साथ गया, जैसे इंग्लैंड के साथ गया फटाफट जो विरोधी देश थे आत्मसमर्पण शुरू कर दिया। इटली, हंगरी, तुर्की सब फटाफट आत्मसमर्पण कर दिया, नहीं कर दिया। और ये जर्मनी लास्ट तक लड़ा, वो भी बेचारे देखे कि अब हमारी भी जान बचना मुश्किल है, तो वो भी, क्योंकि अमेरिका पावरफुल देश था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां पर एक 14 सूत्री कार्यक्रम देते हैं। और क्या कहते हैं सुनिएगा, कहते हैं कि समुद्र की स्वतंत्रता बनाई रखी जाए, और गुप्त संधियां समाप्त करने, अस्त्र शस्त्र को कम करने, फ्रांस के लाइसेंस वापस करने, रूसी क्षेत्र को वापस करने, इत्यादि कई मुद्दों को उन्होंने रखा वहां पर। यानी कि शांति सम्मेलन जब हुआ, पेरिस का शांति सम्मेलन, उसमें रखिए, या उनका कार्यक्रम, माने उन्होंने बताया, कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन,
कि युद्ध समाप्त हुई है तो कुछ नियम होनी चाहिए, कुछ बातें होनी चाहिए। और क्या क्या बात होगी? तो उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहली बात कि शांति के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? तो नंबर 1, समुद्र की स्वतंत्रता बनाए रखें। अब देखिए, भारत का जो सीमा है, भारत आप देखेंगे ये भारत का नक्शा होता है ऐसे, और यहाँ से सब समुद्र है, इसका क्या है? ये समुद्र है ना। तो हर देश की सीमा का ये नियम है कि 200 किलोमीटर तक ही उस देश की सीमा है, समुद्र। उस समुद्र 200 किलोमीटर के बाद का जो समुद्र है वो उस देश का नहीं है, वह विश्व का है। क्लियर? नियम ये बनाया गया, क्या बनाया गया कि अगर आप जिस देश के वासी हैं और उस देश में आपका समुद्र है, तो वो समुद्र कहाँ का है? 200 किलोमीटर रेंज तक आपका है समुद्र, आपकी देश की सीमा से। उसके बाद का जो समुद्र है वो क्या है? विश्व का है, आपका नहीं है। यानी कहने का मतलब ये समझिए कि अगर यहाँ से सीमा से 200 किलोमीटर तक सोने, चांदी, तांबा, पेट्रोल जो भी मिल जाए तो वो भारत का होगा, और 200 के बाद, 200 के बाद जो भी होगा वो विश्व का होगा। ठीक है? अगर कोई भी देश अगर चाहेगा यात्रा करना तो वो समुद्र से आ जा सकता है, यही स्वतंत्रता थी। ये क्या थी? उसकी स्वतंत्रता। यानी कि ऐसा नहीं कि आप उसमें हैं, ठीक है, और उसमें आप यात्रा करने नहीं दीजिएगा, किसी को कहिएगा कि हम इसे यात्रा करने आपको नहीं देंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है? ये कौन कहा? वुडरो विल्सन। यानी समुद्र की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि गुप्त संधियां समाप्त करना। यानी कि आपने क्या पढ़ा था कि लड़ाइयां जो हुई ये प्रथम विश्व युद्ध, इतने जो रुपया खर्च हुआ, इतने लोग मारे गए, इसका सबसे मेन कारण था गुप्त संधियां। हमने क्या पढ़ाया था कि जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो जर्मनी के एकीकरण के समय जो वहां का चांसलर था बिस्मार्क, वो क्या किया? तो फ्रांस का जो सबसे धनी प्रदेश अल्सेस लारेन नहीं और मोरक्को, इस सब पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रांस इसका बदला लेना चाहता था, जर्मनी को डर हो गया कि फ्रांस वाला हमसे बदला लेगा, तो जर्मनी झट से क्या किया? ऑस्ट्रिया से संधि कर लिया। ऑस्ट्रिया से संधि हुआ था गुप्त संधि कि हम जब भी लड़ाई लड़ेंगे तो तुम हमारी मदद करोगे। और उधर से जब फ्रांस देखा ये बात तो सोचा कि हम अकेला पड़ गए, तो वो इंग्लैंड वालों के साथ संधि कर लिया। ऑस्ट्रिया ये जर्मनी देखा कि अरे भाई वो तो फ्रांस इंग्लैंड से संधि कर लिया, तो झट से इटली से संधि कर लिया, तुर्की से संधि कर लिया, नहीं कर लिया। उधर वो भी देखा कि वो रूस से संधि कर लिया। माने इस तरह से दुनिया दो गुटों में बट गई। ये गुप्त संधियां सबसे बड़ी कारण था मेन युद्ध का, क्योंकि सब शक्ति ना एक दूसरे के एकदम खिलाफ हो गया। अब लड़ाइयां तो होगी ही नहीं, तो इसीलिए हमारे जो वुडरो विल्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उसने कहा कि गुप्त संधियां होगा ही नहीं, कोई लड़े ही नहीं, इस बात का ख्याल रखा जाए और संधि न हो। साथ ही साथ अस्त्र, जब जितना हथियार ज्यादा होती है उतने ही लड़ने का मन ज्यादा रहता है। हमारे पास पिस्तौल रहेगा, आपको बोलेगा तो झटाक से गोली मार देंगे हम, तराक से नहीं, तन को हम आगे पीछे नहीं सोचेंगे कि जेल होगा कि फौजदारी होगा, न रे। लेकिन न रहेगा तो तनी अफसोस वार कर रह जाएंगे, ओहो हमरा अपनी ताकत न है तो कैसे लड़ेंगे ना। होता है कि नहीं होता है? माँ मसुआ के रह जाएंगे, और जब रहेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे किसी की बात को रे, चाहे कल होगा जेल काहे नहीं चलेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर। वही बात थी उस समय, अस्त्र शस्त्र इतना ना तेजी से बन रहा था, घातक से घातक। हर देशों को लग रहा कि हमारे पास कौन चे का कमी है, इंग्लैंड वाला के 5 गो युद्ध पोत है तो हमरा की कमी है, हम 7 को एक बार आविष्कार कर देते हैं, बनवा देते हैं तराक। वो भी बनवा देता था, और जब वो बनवाता था तो दूसरा देखता था कि हमको कौन चीज का कमी है तो हम बनवा देते हैं। और जितना जितना हथियार हो रहा था उतना मनोबल बढ़ रहा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा कि ये अस्त्र शस्त्र बनाने का ही फैक्ट्री बंद कर दो, समझ रहे ना। यानी अस्त्र शस्त्र सब देश की सीमा निश्चित कर दिया जाए कि वो देश ज्यादा से ज्यादा निर्माण नहीं करेंगे, फिर निर्माण नहीं होगा तो फिर उनका मनोबल झगड़ा के लिए नहीं होगा, लड़ाई के लिए नहीं होगा। इतना ही नहीं कहा कि फ्रांस को जो ध्यान देंगे, तो हम लोग बता रहे थे कि जर्मनी जो उसका अल्सेस लारेन पर अधिकार कर लिया था, किसके? फ्रांस पर। तो वुडरो विल्सन ने कहा जर्मनी को कि तुम जो उसका अल्सेस लारेन रख रखा है उसको वापस कर दो, तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। मेन लड़ाई तो वही कारण था ना, जर लड़ाई का वही था, तो जरे को खत्म कर दो, यानी उसको दे दो उसका प्रदेश। इतना ही नहीं, रूसी क्षेत्र वापस करो। यानी अभी आपने क्या पढ़ा था पिछले युद्ध में कि जब रूस वाला आक्रमण कर दिया जर्मनी पर और ऑस्ट्रिया पर, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सेना उसकी पूर्वी क्षेत्रों पर कुछ अपनी सेना को भेजा और रूस को हराते हुए उसके कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार फैला लिया।
तो रूस पर जब अधिकार फैलाया तो रूस का कुछ क्षेत्र किसके अंदर आ गया था? जर्मनी के अंदर आ गया था, वहां उसकी सेना रह रही थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो फिर अगर जर्मनी अगर रूस की जो लूटे हुए प्रदेश थे अगर वो उसको नहीं देता तो फिर बाद में लड़ाई हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। इसीलिए वुड्रो विल्सन ने कहा कि उसकी रूसी क्षेत्र जो तुमने ले रखा है उसको भी क्या कर दो, वापस कर दो। नहीं, इस तरह से कई महत्वपूर्ण तथ्यों 14 बातों को उन्होंने रखा और उसका नाम रखा 14 सूत्री कार्यक्रम। ये कहां पर आया था? तो पेरिस के शांति सम्मेलन में, ठीक है। यानी ये सब देश आपस में बैठ करके फैसला लिया कि 14 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ये सब जो प्रदेश घटना है इन सब पर ध्यान रखा जाए। चलिए, जो भी था, यह बताते हुए पेरिस शांति सम्मेलन किया गया, रूस पराजित देशों को नहीं बुलाया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि जब शांति सम्मेलन हुआ, यहां पर कुछ लोग गलती कर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब तो विजेता थे। तो जो पराजित देश था, जिसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, ठीक है ना, तुर्की, और ये देश क्या कहते हैं, रूस भी था उसके साथ में, लेकिन 1917 में वो हट गया था ना। तो पेरिस के शांति सम्मेलन में इसको बुलाया नहीं गया, मात्र 27 देश ही शामिल हुए। पेरिस के शांति सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए? 27 देश, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेशु, ये तीन ही महत्वपूर्ण थे। बाकी और सारे थे, लेकिन सारा फैसला कौन लेते थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड और फ्रांस के प्रधानमंत्री ही लेते थे। ये जो कहते थे वही वहां पर नियम बनता था। क्लियर? तो पेरिस का शांति सम्मेलन समझे कि युद्ध के विश्व में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेशु और लॉयड जॉर्ज वुड्रो विल्सन, तीनों मिलकर के एक निर्णय लिया, सम्मेलन बुलाया, जिसमें 27 देश के प्रतिनिधि भाग लिए और सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किया, जिनका मुख्य श्रेय किसको है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, उन्होंने ही 14 सूत्री कार्यक्रम दिया था। पेरिस शांति सम्मेलन समझ गए? अब देखिए उसमें क्या होता है। और विजेता देशों के साथ अलग अलग संधि की गई। अब देखिए वहां पर यह भी निर्णय लिया गया कि जो देश जिस तरह से लड़ा है और विजेता, उसके साथ अलग अलग संधि होगी। जैसे अलग अलग संधि क्या, देखिए, ऑस्ट्रिया के साथ सेठ जर्मन की संधि की गई, हंगरी के साथ त्रियानो की संधि की गई, बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि, जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, तुर्की के साथ सेवर्स की संधि। यानी जो जो मतलब लड़े थे विपक्ष में, हारने वाले देशों के साथ सबके अलग अलग साथ संधि। अब अलग अलग संधि का क्या मतलब समझे? अलग अलग संधि का मतलब यह था कि सबको अलग अलग तरीके से जुर्माना दिया गया। अलग अलग तरीके से जुर्माना माने चोरी किया सब एक के साथ है, चोरी किया लेकिन जो जैसा था उसके हिसाब से जुर्माना। किसी को उठी बैठी करके छोड़ा दिया, किसी को 1,000 लेकर के छोड़ा गया, किसी को 1,000 लाख लेकर के छोड़ा गया, किसी को कहा 1,000 लाख ऊपर से 2-3 महीना के कारागार, नहीं, किसी को पूरे फांसी की सजा दे दिया गया। समझ रहे? फांसी की सजा नहीं, कहने का मतलब है कि सजा अलग अलग तरीके से घोषित किया गया। वहां संधि का मतलब यहां था, अलग अलग संधि का मतलब ये था, ठीक है। और सबके साथ अलग अलग संधि है। सबसे महत्वपूर्ण कौन संधि थी सो समझिएगा। अरे संधि तो सब थी, सब लड़ाई के लड़ा था, सबके साथ संधि थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संधि थी वर्साई की संधि। अब कहिएगा सर ये वर्साई की संधि क्या, समझिएगा। जब समझेंगे, ध्यान देंगे, जब ये क्या कहते हैं उसको, जर्मनी जब युद्ध लड़ा, याद रखेंगे, जर्मनी जब युद्ध लड़ा तो युद्ध में सबसे ज्यादा भयानक रूप तो जर्मनी ही अपना रखा था। लड़ाई भी मेन कारण सब माना जर्मनी को, कि जर्मनी के कारण ही युद्ध हुआ था। और इतिहास पढ़ने से हमें भी लगता है कि जर्मनी के कारण ही हुआ। जर्मनी अगर फ्रांस के अल्सिस लारेन पर अधिकार नहीं करता तो देश दो गुटों में नहीं बढ़ता। एक नंबर। दूसरा नंबर, दुनिया के देशों पर इंग्लैंड फ्रांस का अधिकार पहले से हो रखा था और जर्मनी का चांसलर कहता उगते हुए सूरज में हमारा भी बराबर का अधिकार है। यूरोप के देश हम भी हैं, यूरोप के देश ये भी है, एक के माई बाप का बेटा है तो हिस्सा काहे कम लेंगे हम। बड़का बेटा पहले आया तो ज्यादा हिस्सा लेगा, छोटका बेटा बाद में जन्मा तो कम हिस्सा लेगा। ये कहाँ का नियम है? यानी यूरोप महादेश के देश हैं, इंग्लैंड का जितना अधिकार है उतना हमारा भी अधिकार है, हम लेबे करेंगे ना। ओकरे लागे हमरे काहे नहीं लड़ाई करना पड़े। देखिए ऐसा आक्रामक आदमी था वो,
बहुत बेहुदा किस्म का आदमी, लड़ने के लिए तैयार रहता था, बड़के भाई से लड़ रहा था न रे। बड़का मझला दोनों मिलके उठा के पटक दिया, इसको करे जाकर मल छोड़ा दिया। किसको? जर्मनी वाला को। अब बड़का भाई कौन था? तो इंग्लैंड, और छोटका भाई फ्रांस का। दोनों मिल के रे भाई अगर मारी चुट्टा के बहुत तनिक भाई हो, बड़ा फुच फुच करे हो। देखिए क्या मल छोड़ाता है वर्साई की संधि में, उसको कैसे है सुनिएगा। क्या कहते हैं कि ये जबरदस्ती और घिनौनी संधि थी, जबरदस्ती और घिनौनी। वर्साई की जो संधि हुई, इसमें जर्मनी को नहीं बुलाया गया। अभी आपने क्या देखा, किसी को नहीं बुलाया गया था, पराजित देशों को तो बुलाया ही नहीं गया, खास करके जर्मनी को नहीं बुलाया गया। क्या किया? जो अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री, सब पहले एक संधि पत्र लिख लिए। जो मन में आया इनको विचार हुआ, सारा बात लिख करके तब बुलाए किसको? जर्मनी के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति जो भी थे, उनको बुलाए और बोले ए बउआ जी ये पर साइन कर दियो। तब बोला तनी पढ़ लेते हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्या लिखा हुआ छोड़ दीजिए, चुपचाप साइन करिए। तो नहीं करेंगे, तो नहीं करेगा तो दूगो कान में बंदूक सटा दिया। क्या विचार? उड़ने का विचार है, ऊपर जाना है क्या? नहीं महाराज है ये मर देते हैं, कर दे छिया तो रखा ले। यानी कहने का मतलब ये था कि उनसे जबरदस्ती करवाया गया, ना तो उन्हें पढ़ने दिया गया, ना तो समझा गया, कुछ तरीका नहीं, कोई मतलब नहीं, बस संधि है और तुमको साइन करना है तो करना है बस। तो जर्मनी से जबरदस्ती संधि करवाया गया वर्साई की संधि के घोषणा पत्र पर। समझ रहे ना? कौन करवाया? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। क्लियर? अब उसमें देखिए क्या क्या है, याद रखेंगे। इसको राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया गया। माने इन लोगों का विचार था कि बहुत फुचुर फुचुर किया है इतना साल में, इसको ना हम साफ एकदम पंगु बना देते हैं, तो आगे भविष्य में ना कभी वो कोनो खेले बेला नहीं करेगा, ना तो इसको सेना रहने देना है, ना आर्थिक उन्नति, ना राजनीतिक कोनो तरीके से ये आगे नहीं बढ़े, इसलिए पूरा पंगु बना दिया। इसके सेना कम कर दिया, युद्धपोत कम कर दिया, माने पूरा समझिएगा तरह तरह से। देखिए क्या क्या करता है, इसको सारे तरीके से पंगु बना दिया। कौन? इंग्लैंड, फ्रांस। युद्ध में सारा खर्च उसकी भरपाई जर्मनी करेगा। युद्ध में जितना खर्चा हुआ रुपया, इसका खर्चा कौन देगा, भरपाई करेगा? जर्मनी करेगा। अब जो हम लोग लड़े हैं, पैसा जब खर्च हुआ हम लोगों का, ये कहां से आएगा? अब जर्मनी करेगा। देखिए एक तो बेचारे वो अपने लड़े होंगे, सो तो खर्चा देवे के होंगे नहीं जी, और उसके बाद जो बच्चल उच्चल है सबको कह रहा है कि तू खर्चा सब अब तू दो, ऊपर से कहां से देगा तो तू समझो नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है। कहते हैं कि फ्रांस के अल्सिस लारेन तो वापस मिल ही गया, जर्मनी जो रखे हुए था वो तो वापस उसको मिल ही गया। साथ ही साथ जर्मनी का जो सार प्रदेश लोहा और कोयला से भरा हुआ था, 15 वर्षों के लिए किसको मिला? फ्रांस को। यानी कि जर्मनी का जो कोयला का खान था, लोहा का खान था, वो 15 साल तक खनन करने का अधिकार किसको मिला? फ्रांस को। यानी तुम्हारा जो पैसा खर्चा हुआ, अब हमारा पैसा है जो तोरा देंगे, तो हमारा जमीने जो तो ना हो तू नहीं। तो अब जर्मनी का जो जमीन क्या जर्मनी का था, वही लोहा और कोयला फ्रांस वाला को। अब देखिए उसको कितना फायदा होगा, वो आराम से मंगनिया में मिला हुआ कोयला खान और लोहा का खान, अपना देश वाला सब लोहा कोयला खान को बंद कर दिया होगा कि रख बाद में निकाल के अपना देश वाला खपत करवे। तब तक कहां से ले आवे के सब ट्रैक्टर के ट्रैक्टर ढो के लाओ वहां से जर्मनी से नहीं जी। फ्रांस वाला धीरे 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 इंग्लैंड का सारा कोयला और लोहा को क्या कर लिया होगा, ये 15 साल में खनन करके ले गया होगा। नहीं ले गया होगा? सोचिए हमको जो अगर मान ले कोई कह दे कि है मिट्टी काट के ले जाना, तो अपना यहाँ भरिया, जरूरत रहे चाहे नहीं रहे, दूरा पर हम ढेरी जरूर कर लेंगे, खुनवा के मंगनिया में नहीं करवा लेंगे, दूरार के गेट वार पर भर लेंगे हम, बाद में उसका खर्चा करते रहेंगे धीरे धीरे। अब मान लीजिए सुना लीजिए 2 ट्रेल ले लेगी तो 2 ट्रेल इसको दे देंगे, 5 ट्रेल आरती को दे देंगे। हाँ फ्री में तो क्या है, नहीं फ्री में क्या देंगे, अपना धीरे धीरे बेचेंगे क्या रे। अब यहाँ पर जर्मनी के जो जितने क्षेत्र थे, कौन? लोहा और कोयला, इसका खनन करने का अधिकार किसको मिला? फ्रांस वाले को। फ्रांस वाला अपना ले जा रहा है। अब देखिए जर्मनी के पूर्वी हिस्सा पोलैंड को मिला, और पूर्वी हिस्सा का जो मतलब टैक्स समझिए, व्यापार समझिए, ये सब काम करने का किसका अधिकार? पोलैंड को। पोलैंड को मिला कि तुम जो खर्चा किया है, तो खर्चा कहां से तुरा पूरा होगा? तो जर्मनी का जो पूर्वी हिस्सा है, इस पर तुम व्यापार करो, यहाँ का खनन करो, यहाँ पर जुताई करो, टैक्स वसूलो, सारा कुछ यहाँ, यानी राजा समझो तुम यहाँ का। कौन? पोलैंड वाला। पोलैंड वाला भी अपना वहाँ टैक्स लगा करके उछल रहा है।
अब आगे देखिए, दार्जिलिंग और मेमेल बंदरगाह राष्ट्रीय राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया गया। राष्ट्र संघ जो था, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, राष्ट्र संघ क्या था, विश्व का एक संस्था थी, उसको दे दिया गया कौन, तो दार्जिलिंग और मेमेल बंदरगाह, यहां पर उसका अधिकार रहेगा। इसके अलावे क्या होता है सो देखिए, उसको युद्ध पोत बनाने का अधिकार बंद कर दिया गया। यानी कहा गया कि आप जो युद्ध पोत का निर्माण करते हैं, लड़ाई लड़ाकू विमान जो बनाते हैं, तो जर्मनी को कहा गया कि ये सब आप नहीं करेंगे, मात्र आपको कितना दिया गया है, तो 5 युद्ध पोत। माने अब अपनी सुरक्षा के लिए, लड़ने के लिए नहीं, कितना, अपनी सुरक्षा के लिए कितना रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5। ऐसे बहुत सारा जो बना रखा था, सबको हथिया लिया राष्ट्र संघ, कोई ले गया उठा के ले गया इंग्लैंड, कुछ ले गया फ्रांस, सब अपना उठा उठा के ले गया। अब हारा हुआ है बेचारे जर्मनी, तो उसका सब सामानों सबको उठा उठा के कौन ले रहा है, मित्र राष्ट्र वाला उठा उठा के ले रहा है। देखिए मैंने वहां पर कहा गया कि युद्ध उत्पादन को सारे उपनिवेश को मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया, और जर्मनी का जितना उपनिवेश था, कहां, अफ्रीका में, एशिया में, जहां जहां जर्मनी का अधिकार था, सब पर किसने अधिकार कर लिया, तो इंग्लैंड फ्रांस सब कुछ नहीं बताए थे अभी कि पीछे यूरोप महादेश जो है, यूरोप महादेश, यहाँ पर पहले इंग्लैंड था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, फ्रांस था। जर्मनी धीरे धीरे गया, सब पर अपना अधिकार फैला लिया, इंग्लैंड वाला को भगा दिया, फ्रांस वाला को यहां से भगा दिया। अब जब हार गया, जब जर्मनी अब प्रथम विश्व में हार गया, तो फिर से इंग्लैंड कहा रे हमर वाला जीतल का देश आज लोग वापस रे, फ्रांस वाला कहा तो हमहू लॉ ले छी ओरा से, जो हमरा हमर जीत ले छोड़ा था ना, मैंने जितना ये वापस वापस जो ले लिया था, सब फिर से वापस ले लिया, कौन, इंग्लैंड वाला और फ्रांस वाला। पहले तो उसी के अधीन था। जर्मनी का जब उदय हुआ तो जर्मनी सबसे क्या कर लिया, छीन छीन लिया, नहीं। और जब जर्मनी हारा, तो जर्मनी का सब छीन लगा, फिर वापस से इंग्लैंड फ्रांस आपस में बांट लिया, फिर से सब पर अधिकार किसका, इंग्लैंड और फ्रांस का। चलिए, इसके अलावा जर्मनी की सेना की संख्या 1 लाख कर दी, और निश्चित कर दिया कि संख्या बढ़ाता है सेना, ये गड़बड़ हो जाता है, तो सेना कितना रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं होगा। इसके अलावा युद्धपोत और वायुयान रखने पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि ना तो आप ज्यादा युद्धपोत रख सकते हैं, ना ही वायुयान। कितना उनको युद्धपोत दिया गया था, 5। लड़ाकू विमान तो रखने का अधिकार बंद कर दिया कि आप बना नहीं सकते हैं, रख भी नहीं सकते, किसी से देश से खरीद भी नहीं सकते आप, ठीक है, ऐसा रखा गया उसके साथ। और सबसे बात तो बड़ा ही गड़बड़ी हुआ कि जर्मनी को कहा कि देश के आदमियों को बांट दीजिए, 2 भाग कर दीजिए, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, यानी बंटवारा हो जाएगा, ये अपने में सब लड़ते रहेगा, तो झगड़ा दूसरा से नहीं करेगा, अपन घर फरिए भी नहीं करेगा, तो दूसरा से कहां दिमाग लगाएगा, क्या जी। इसीलिए यानी जर्मनी को कितने हिस्से में बांट दिया गया, 2। कौन कौन, पूर्वी जर्मनी, पश्चिम, अब बीचे बीचे वो दीवारें खींच दिया, यानी समझिए पूरा जर्मनी को ना मचोर मचार के एकदम दिया, पंगु बना। कोई किसमें, वर्साई की संधि में। तो क्या क्या शर्त थे देख लिए, वर्साई की संधि फिर से समझ लेंगे। वर्साई की संधि का पहला शर्त कि फ्रांस के अल्सेस लारेन को वापस करेगा, वहां के रेल और कोयला पर फ्रांस का 15 साल का अधिकार, वहां के जो उपनिवेश थे फ्रांस और इंग्लैंड वापस लिए, पूर्वी हिस्से पर पोलैंड का अधिकार होगा, इसे युद्धपोत रखने और वायुयान रखने के अधिकार को हीन किया गया। सेना की संख्या कितनी रख दी गई, 1 लाख। ये नया हथियार युद्धपोत का निर्माण अब नहीं करेगा, किसी देश के साथ कोई गुप्त संधियां नहीं करेगा, और पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी 2 हिस्सा में बांट दिया गया। ये सब सारे थे। चलिए, जर्मनी तो उस समय स्वीकार कर ही लिया था, लेकिन मैं बता दूं, एक ताकतवर शक्तिशाली देश के साथ इस तरह की घिनौनी शर्तें थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि लड़ाई से लड़ाई कभी समाप्त नहीं होता मेरे भाई, लड़ाई से लड़ाई कभी समाप्त, लड़ाई तो प्रेम से समाप्त होती है। अगर आप हमें गुस्सा से अगर बातें कह रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो हम भी अगर आपसे गुस्सा और झगड़े से बात करें तो वो झगड़ा कभी समाप्त, लेकिन आप अगर हमें प्रेम से अगर झगड़ा कर रहे हैं, आप अगर हम प्रेम से बात करें, तो शायद वो झगड़ा खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये था, हमने एक महाभारत का सीन देखा था, जब देवव्रत यानी कि भीष्म, देवव्रत यानी कि भीष्म जब छोटे ही थे, 12, 13, 14 साल का ही होंगे, तो एक बगल के प्रदेश पर आक्रमण कर दिया था। भीष्म गए थे देवव्रत यहाँ से लड़ने के लिए, और देवव्रत ने क्या किया, उसको जीत करके वापस ले आए, उसे बंदी बना करके, उस राजा को बंदी बना करके लाए। तो उनके पिता शांतनु थे, शांतनु ने पूछा देवव्रत से कि देवव्रत, इस बंदी को क्या सजा दिया जाए।
तो वो तो बंदी था, मौत की सजा दीजिए, फांसी की सजा दीजिए, जेल में रखिए, जो मन होगा सो करिए। लेकिन देवव्रत वहां क्या कहते हैं कि देखिए महाराज, लड़ाई से कभी लड़ाई खत्म नहीं होती है, लड़ाई प्रेम से खत्म होती है। इसीलिए इसे बंदी को प्रेम पूर्वक इन्हें वापस भेज दिया जाए, प्रेम पूर्वक, वो भी ऐसे नहीं, प्रेम पूर्वक, यानी अपनी सेना के साथ इन्हें बिठा करके इनको वापस भेज दिया जाए। यानी कहने का अर्थ है कि इससे मित्रता का हाथ बढ़ाइए ना। अगर इसको अभी सजा कुछ दे देते हैं तो हो सकता है इसके पूर्वज, हो सकता है यही आगे चलकर हमसे हमारी दुश्मनी का बदला ले, और अगर इससे मित्रता अगर हम कर लेंगे तो हो सकता है हमारी कभी मदद कर दे। दैट्स ऑल। लेकिन यहां जर्मनी वाले ने ऐसा नहीं किया, सॉरी इंग्लैंड और फ्रांस ने ऐसा नहीं किया, जर्मनी को बिल्कुल पंगु बना दिया। परिणाम क्या हुआ मालूम है आपको? जर्मनी का जब फिर से दोबारा उदय हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल समझिए कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुए इसके क्या क्या परिणाम हुए। नंबर एक परिणाम राजनीतिक परिणाम, याद रखेंगे कौन परिणाम? साम्राज्यवाद का अंत हो गया। साम्राज्यवाद समझ रहे हैं ना? अभी तक जो देख रहे थे आप कि कोई भी नया देश का खोज होता, सब चल देता, बापे का बप्पा पुट्टी था, दौड़ता था कि चलो हम से जल्दी से जल्दी ले आएंगे कुछ ना, ऐसा सोचता था सब देश वाला। कौन? यूरोप वाला। हम लोग एशिया में थे, हम लोगों को वह समझता था कचरा का ढेरी, समझता था कि भारतीय लोगों को कोनो बुझ नहीं आता है, बुर्बक है, चौपर चपाट है ना, आता था हम लोगों को ठोक ठाक के अपना ले जाता था। चलिए जो भी था, लेकिन ये व्यवस्था जो था ना साम्राज्यवाद, यानी किसी देश पर जो कोई देश अधिकार करता था मेरे भाई, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, अंत हो गया। साम्राज्यवाद का क्या हुआ? अंत। अब कोई भी देश नया खोज होता या कोई भी देश किसी देश पर कोई अधिकार नहीं करता। सही से बैठिए उठ के, आप क्या समझ रहे हैं? रेडियो बज रहा है, सुन रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा है विश्व के मानचित्र में परिवर्तन। अब कहेगा सर जी हम ना समझे विश्व का मानचित्र। देखिए उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे देशों को ना काट करके छोटा छोटा देश बनाया गया, और कई देशों को जोड़ के नया देश बनाया गया। कई देशों को जोड़ के नया देश, और कई देश को काट करके छोटा छोटा देश बनवाया गया। जैसे देखिए पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्र का उदय हुआ। पहले पोलैंड नहीं था, चेकोस्लोवाकिया नहीं था, यूगोस्लाविया नहीं था, ये सब नया नया देश बनाया गया। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गई, माने जहां जिसका अधिकार था, पहले नक्शा में उसका अधिकार होता था, अब मानचित्र में जब एक दूसरे को हारा, वो देश उसका प्रदेश को जीत लिया, वो प्रदेश उसको जीता, उसका जीता हुआ उसको वापस किया गया, नहीं किया गया, तब पूरे मानचित्र का नक्शा ही क्या हो गया? बदल गया। अब देखिए पहले अल्सेस लारेन पर किसका अधिकार था? जर्मनी का। तो जर्मनी का जब रंग से रंगा जाता था तो अल्सेस लारेन भी किसके अंदर आता था? जर्मनी के हिस्से में। और जब अब चले किसके हिस्से में? अब किसके हिस्सा में गया? फ्रांस के हिस्सा में। तो नक्शा नहीं बदलेगा क्या? कि अब फ्रांस के रंग से रंगा जाएगा क्या? पहले जर्मनी के पूर्वी हिस्सा जर्मनी के हिस्से में था, अब किसके हिस्से में चला गया? पोलैंड के हिस्सा में, तब पोलैंड के रंग से रंगा जाएगा नहीं। इस तरह से समझिए ना, उसका पूरा मानचित्र ही विषय का क्या हो गया? बदल गया। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा बड़ा देश था उसको कटौती करके छोटका छोटका बनाया गया, और छोटकिरमा को जोड़ के बड़का बड़का बनाया गया। हाँ, पूरा मानचित्र बदल गया, नया नया देश। अब आगे चलेंगे, सोवियत संघ का उदय। अब दुनिया में तो एक देश था भाई मेरे, कौन? अमेरिका। बहुत दुनिया का ताकतवर देश, एकदम विशाल, लेकिन एकरे टक्कर देने वाला एक और देश जन्म ले लिया, कौन? सोवियत संघ। 1917 में वहां किसका राजा था? पहले जार निकोलस द्वितीय का। जब उसको हटा करके नवंबर में लेनिन वहां का राजा बना। लेनिन जब बना, रूस बहुत बड़ा, याद रखेंगे दुनिया का क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा रूस है, 15 देश उससे कट के हट गया है, ओकरो बाद वो अभी बड़का है। दुनिया का सबसे बड़ा देश पहले कौन था? रूस। 15 गो देश उससे कट के हट गया, फिर भी अभी बड़ा है, नहीं है। और जब सोवियत संघ का उदय हुआ तो दुनिया का एक महान शक्ति जो अमेरिका था, उसके बराबरी का देश कौन आ गया? रूस। रूस हो गया साम्यवाद के समर्थक, अमेरिका हो गए पूंजीवाद के समर्थक। वो सब आगे पढ़ेंगे। फिलहाल समझिए कि दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक और देश उभर के आया जिसका नाम रखा गया सोवियत संघ, वही रूस। आगे है उपनिवेशों में जागरण। उपनिवेशों में
अब हमारे जैसे देश भारत, जहां जहां इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी सबका अधिकार था, नहीं अधिकार था, सब देशों को लगा रे भाई अब समझ में आई लो, उसे काहे लड़ लो, अपने यार के नोच नोच खाए खातिर, कोई कहे टंगड़ी खेबो तो कोई कहे के हाथ खेबो ना, कोई कह रहा था कि ओरा पेट में बहुत गुद्दा है, पेटे नोच के खो। अरे यही हमरे खाने खातिर तो वो सब झगड़ा किया है, तब बुर्बक तो हम ही ना है कि सब नोच नोच के खा रहा है, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे यार ऐसे नहीं होगा, अब सब आदमी मिलके लड़ो, भगाओ इस सबको, ये इंग्लैंड वाला फ्रांस वाला को भगाओ। पूरे विश्व में जितने उपनिवेश थे, यानी जहां जहां इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, डच, पुर्तगाल, सारे देशों का अधिकार था, सब देश वाला अपने अपने देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया, उनमें जागरण आई, नया विचार आया और सबको भगाने के लिए चल दिया। विश्व शांति पर यूरोप का प्रभाव कम पड़ना। अभी तक आपने क्या देखा था, विश्व शांति पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव था, यूरोप के देशों का। अब विश्व से यूरोप का प्रभाव धीरे धीरे क्या होने लगा, कमने लगा। क्यों, क्योंकि दो देश और न उदय हो गया था, एक अमेरिका में, जो अमेरिका महादेश है, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, और इधर एशिया और यूरोप महादेश के एक देश सोवियत संघ। तो ये भी तो, इसका भी तो प्रभाव होगा जी, ये भी जब बढ़ा है तो इसका भी तो प्रभाव होगा। तो यूरोप के जो देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस, इस सब का प्रभाव धीरे धीरे क्या होने लगा। इसके अलावे अधिनायकवाद का उदय हुआ। अधिनायकवाद का क्या मतलब, प्रथम विश्व युद्ध में कुछ गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी क्या हुआ, तो कुछ भेदभाव हुआ, इंग्लैंड वाला अपना मन से, फ्रांस वाला अपना मन से सब संधि कर लिया। हमरा बुलाया एको बारी, हम इतना पढ़े लिखे थे, एको बार नहीं हमको खोजा कि राकेश सर कहाँ है। अब देखिए वो तो मनी मिराज की तरह चौकती है कि राकेश सर उस समय थे कहाँ। हम ऊपर थे, आकाशे से देख रहे थे। हमारी बेटी है छोटी वाली, उससे पूछे कि तुम पापा की शादी में कहाँ थी, तो हम ऊपर से देख रहे थे, बस उस लगा हुआ था, गौरी यार बाजार बज रहा था, हम देख रहे थे ऊपर से। हमारी छोटी बेटी बोलती है, चलिए जो भी है। तो कहने का अर्थ है अधिनायकवाद का उदय का मतलब क्या था, क्या था कि उस समय ना जिस जिस देशों के साथ भेदभाव हुआ, जब वो देश का उदय हुआ तो वहां पर एक ऐसा ऐसा अधिनायक, यानी ऐसे ऐसे लोग का उदय हुआ जो उसका बदला लेने के लिए फिर से तैयार हुआ। जैसे जर्मनी में हिटलर, तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा, इटली में मुसोलिनी, है ना। ये सब लोग जो है ना, एक नया अधिक अध्याय लेके आया कि जर्मनी, इंग्लैंड वाला, फ्रांस वाला हमारे साथ गलत संधि कर दिया, गलत मनमाने ढंग से संधि कर लिया है, और सब हम लोगों को अभी तक नोच नोच के खा रहा है, हम इसका बदला लेंगे। जानते हैं हिटलर ने क्या किया, ऐसे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल सुन लीजिए। हिटलर ने कहा कि मित्र राष्ट्रों से इसका बदला हम तो जरूर लेंगे। जैसे जर्मनी का चांसलर पहला कौन था, बिस्मार्क, समझिए उसका पोता परपोता होगा, वो फिर से आ गया हिटलर, वो कहा कि फिर से लड़ाई लड़बो तरा से एक बार और, चाहे उरे लग जाए हो जाए। और इंग्लैंड और फ्रांस के जितने नियम कानून बनाए थे वर्साई की संधि में, सब का उल्लंघन कर दिया। वो जो दीवार जोड़ दिया था पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, वो दीवारों को तोड़ दिया। तू कहा सेना कम करो, हिटलर वहां नियम लगा दिया कि जितना जितना जो है जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही, वहां नियम लगा दिया कि एक जिसको 5 गो बेटा बेटी होगा उसको 10,000 महीना, और जिसको 18 गो होगा उसको 28,000 का महीना, जितना हो जाए धिया पुता होने दो। कौन लगा दिया, हिटलर, कि जितनी हमारी संख्या होगी, जितनी हमारी संख्या होगी उतना ही हमारी सेना होगी। ये हिटलर कर दिया था अपने देश में, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल समझिए। यानी हिटलर जब उदय हुआ, अधिनायकवाद, पूरे सारे नियम कानून को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, वर्साई की सारे संधि को बंद कर दिया, उल्लंघन कर दिया। चलिए इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण, यही प्रथम विश्व युद्ध में ही द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, नहीं हुआ। अभी क्या बताए थे, वर्साई की संधि जर्मनी के लिए घातक थी, और जर्मनी का जब उदय हुआ फिर से उसने सोचा कि एक बार और लड़ाई होगा। पहला बार में तो हमको हरा दिया ना, अब दूसरा बार अब सोच के लड़ेंगे, फिर हारता है वो बात की बात है, लेकिन फिर से लड़ाई होती है। यानी लड़ाई का बीज वहीं बोया गया था, और विश्व शांति की स्थापना। लेकिन दुनिया के देशों ने, दुनिया के देश कि वहां पर विश्व शांति की स्थापना की गई। विश्व शांति का मतलब दुनिया का हर देश सोचा ना
कि रे भाई अगर इस तरह के लड़ाई लड़ेंगे ना तो सब कमल का पूंजी खत्म हो जाएगा, बाप बाप करके सब देश को लूटे, एक के बार युद्ध में सब खत्म हो गया। तब विश्व में कोई ऐसा संस्था हो कि झगड़ा को क्या करे, रोके, खत्म करे, इसलिए बनाया गया राष्ट्र संघ। क्या बनाया गया, समझ रहे ना, समझ रहा है। चलते हैं आगे। अब चलते हैं आर्थिक परिणाम। अरे धन जन की अपार क्षति हुई। विश्व युद्ध तो था, कोनो बम और गोली का खर्चा थोड़ा ही हुआ। बड़ा बड़ा टैंक बनाने में, बड़ा बड़ा टैंक बनाने में, बड़ा बड़ा टैंक बनाने में कितना रुपया लगता है। एक गया, एक के बार उड़ा दिया, पटक, ला छिड़िया गया। वो हेलीकॉप्टर बनाने में कितना रुपया, नीचे से वो तोप मार दिया कि ऊपर से जड़ के नीचे गिरा राख होकर के। बताइए रुपया खर्चा हुआ होगा कि नहीं, कितना खर्च हुआ होगा इसका तो गिनती मत कीजिए। अपार धनजन की हानि हुई, याद रखिएगा, अपार धनजन की हानि हुई। चलिए आगे चलेंगे। विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ गया। दुनिया के देशों में ना इतना रुपया खर्च हुआ कि अब किसी देश के पास इतना पैसा नहीं था कि अब सामान कुछ खरीद सके। सब देश भूखमरी में आ गई, गरीबी छा गया सब देश में, अमेरिका छोड़ के। अमेरिका को नहीं हुआ था, बाकी सारे देशों को हुआ था। और सरकारी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हुआ। इसके बाद सरकार सब लोगों को नीति में परिवर्तन करना पड़ा, सारे देशों को, कि नहीं कुछ सुधार उधार करो। सामाजिक परिणाम, नस्ल में समानता, जनसंख्या की क्षति, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, मजदूरों की स्थिति में सुधार, सामाजिक मान्यता, ये सारे बदलाव हुए। क्या क्या समझेगा। नस्ल में समानता, उस समय जाति जाति का जो भेदभाव था, इस सब में नस्ल में भेदभाव था, इस सब का क्या हुआ, खत्म हुआ। अब स्त्री जनसंख्या की क्षति, उस समय नहीं देखे थे कितना लोग मारे गए, 90,000, 45 लाख घायल हुआ, किसी का हाथे कट के गायब हो गया, किसी को दोनों टंगड़िए गायब था बम से, नहीं किसी का आधा मुंह उड़ के फरार था। हाँ। हंसने की बात नहीं बता रहे, सही बता रहे हैं। आधा मुंह कैसे होता है गायब, अब बम का प्रभाव नहीं होता है। अब मान ले ऐसे ऐसे हो गया, अब बताइए उसका मुंह बेचारा का टेढ़ हो गया होगा क्या जी, किसी का नाके उड़ गया होगा बम से, अब कैसे उड़ जाता है। चलिए स्त्रियों की स्थिति में सुधार, और स्त्री की स्थिति में सुधार। पहले स्त्रियों के साथ बहुत भेदभाव था, स्त्रियों के साथ, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ। सब लोग सोचने लगा कि नहीं, स्त्री भी हमारी समाज का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि समाज के कितने चक्के, 2 चक्का, एक स्त्री और एक पुरुष। एगो पंक्चर हो जाएगा तो काम चलेगा। यानी स्त्रियों को अगर सम्मान नहीं दिया जाएगा काम चलेगा क्या। मान लीजिए आपके पापा खूब अच्छा से कमा के लाते हैं, नहीं उनको भिड़ा दीजिए पकाने के लिए, सारा उनका अकल ठिकाना हो जाएगा। हाँ, जखनी चूल्ही लोग जाएंगे मारेंगे फू फू फू, सब उनका अकिल ठिकाना हो जाएगा। मम्मी है जो घर को सजा के रखती है, नहीं रखती है जी, क्या हमने बताया था ना, जब मैडम जी नहीं रहती है घर में, 4 दिन का बिछौना झाड़ा रहता है ना, ऊपर तोलिया खोल के रख देते हैं, ऊपर एक और कपड़ा रहता है और वहीं पर जाके पर रहते हैं, एकदम नींद आता है खूब अच्छा। मैडम जी रहती है तो उसको चिकन रोज रोज 4 बेर के जाजिम को साफ करती है। नहीं, घर को सजाने का काम किसका, औरतों का काम है ना जी। वो घर को मंदिर बना के रखती है। आज जो घर में अगर स्त्री नहीं रहेगा वो मंदिर नहीं रहेगा, वो ठाकुरबाड़ी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए समाज में किसका सम्मान होना जरूरी है, स्त्री का। यानी घर में ना लड़कियों को वो क्या कहते हैं, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। ये सब किसके बाद शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों को लगा। चलिए मजदूर की स्थिति में सुधार। अभी मजदूरों के साथ भेदभाव हो रहा था, पूरा 12 घंटा 14 घंटा खटाया जाता, वेतन कम, मजदूरी कम मिलता था। अब ना, उसको भी स्थिति में सुधार हुआ। अब काम करने के घंटे निश्चित किए गए, ठीक है, उसके वेतन निश्चित किए गए, अगर मजदूरी के समय कोई हानि हो जाए तो उसको, है ना, ये सारी बातें। और सामाजिक मान्यता में बदलाव हुआ, और समाज की जो मान्यताएं थी, गलत गलत जो प्रथाएं थी, सब में बदलाव होना शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात वैज्ञानिक प्रगति हुई, उसके बाद नई नई खोज फिर से शुरू होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा अभी तक, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम और उसके कुछ कारण, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और हाँ एक बात अच्छी बात है कि अगर आप जहाँ से देख रहे होंगे ना, अगर हमें कमेंट करेंगे तो हमारी उत्साह और बढ़ेगी, तो फिर हम अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे।
और शायरी एगो सुनाएंगे जरूर, ठीक है ना। तो इसीलिए आप हमारे तब तक के मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।